नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सुभाष गौड़। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको स्टेबलाइज़र के बारे में बताने वाला हूँ कि हमें स्टेबलाइज़र क्यों लेना चाहिए और स्टेबलाइज़र लेते टाइम हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पर सबसे पहले सवाल उठता है कि हमें स्टेबलाइज़र क्यों लेना चाहिए। जैसे कि आजकल कंपनियाँ अपने प्रोडक्ट पे स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन लिख के अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। आपको जो भी कंपनी है या जो भी शॉपकीपर है, जो सेल्समैन है, उसने बोला है कि इस जो भी आप एसी ले रहे हैं, फ्रिज ले रहे हैं, एलईडी टीवी ले रहे हैं, इस पे स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसमें स्टेबलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि इस पर कंपनी ने लिख रखा है। पर कंपनी ने क्या लिख रखा है? अगर कंपनी ने ये लिखा हुआ है इन बिल्ट स्टेबलाइज़र, तो इसका मतलब है कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका एसी, फ्रिज, टीवी है, उसमें अंदर स्टेबलाइज़र लगा हुआ है। पर अगर उस प्रोडक्ट पे ये लिखा हुआ है स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन या इससे कोई मिलता जुलता वर्ड, तो फिर आप उसकी डिटेल में ज़रूर जाएं। और जब आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको 100% आपको ये लिखा मिलेगा कि एक निर्धारित रेंज होगी वोल्टेज की, जिसके अंदर जो वो प्रोडक्ट है वो आसानी से काम कर सकता है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक एसी लेता हूँ, और मान लीजिए एक एसी है जिस पे स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन लिखा हुआ है। जब उस पर स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन लिखा हुआ है तो उसमें जब आप डिटेल में जाएंगे तो उस पर लिखा होगा कि ये जो एसी है वो 150 वोल्टेज से लेकर 280 वोल्टेज तक आराम से काम कर सकता है। अगर आपके यहाँ वोल्टेज 150 से लेकर 280 तक रहता है तो इस कंडीशन में आपका एसी ये स्मूथ काम करेगा। पर अगर क्या होगा जब आपके यहाँ वोल्टेज 150 से नीचे चला जाता है या 280 से ऊपर चला जाता है, जो कि उस स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन के हिसाब से दिया हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में ये होगा कि उस कंडीशन में चाहे लो वोल्टेज हो चाहे हाई वोल्टेज हो, आपका डिवाइस, आपका प्रोडक्ट चलता रहेगा। और जब वो चलता रहेगा तो हो सकता है उसका कंप्रेसर या उसका कोई बोर्ड या उसका वायरिंग या कुछ भी चीज़ इसको जो ख़राब होने के चांसेस हैं, ठीक है। और जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें पीसीबी जो बोर्ड होता है बहुत नाजुक चीज़ होती है, जो कंप्रेसर होते हैं बहुत नाजुक चीज़ होती है। तो वो क्या हो सकता है कि नॉर्मली जब हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पीसीबी बोर्ड उड़ने के बहुत चांसेस होते हैं और वो बहुत महंगा भी आता है। तो इसीलिए आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि भले आपके यहाँ आपका जो आपने जो प्रोडक्ट लिया है उस पर स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन है, इससे मिलता जुलता कोई वर्ड दिया है, फिर भी आप स्टेबलाइज़र ज़रूर लगाएं। पर आप स्टेबलाइज़र कौन सा लगाना है, ये भी एक क्वेश्चन उठता है, कौन सा स्टेबलाइज़र अच्छा है। तो मैं यहाँ पे किसी ब्रांड की नाम नहीं लूँगा कि कौन सा स्टेबलाइज़र अच्छा है। मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि कोई भी स्टेबलाइज़र लेने से पहले उसमें आपको क्या देखना है, ठीक है। सबसे पहले बात हमारी ये स्टार्ट होती है कि स्टेबलाइज़र हमको क्या प्रोटेक्शन देता है, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो स्टेबलाइज़र जो होता है वो हमको लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है। कभी भी आपका जो भी फ्रिज होता है, जो आपका एसी होता है या टीवी होता है, इनको एमसीबी के भरोसे मत छोड़ें। बहुत लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई मेरे जो डिवाइस है उस पर स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन लिखा है, मैंने एमसीबी लगा दिया, मेरा काम हो गया। एमसीबी जो होता है वो क्या करता है, वो आपको केवल दो ही टाइप के प्रोटेक्शन देता है। नॉर्मल जो एमसीबी लगे रहते हैं एसी वाले, वो आपको कौन से प्रोटेक्शन देता है? एक देता है ओवरलोड प्रोटेक्शन और दूसरा क्या देता है? शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कि ओवरलोड क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आप कोई भी महंगा डिवाइस लें, अगर उसमें इनबिल्ट स्टेबलाइज़र नहीं है तो उसमें स्टेबलाइज़र ज़रूर लगाएं। देखिए, और एक चीज़ और भी होती है, नॉर्मली क्या होता है कि हर स्टेबलाइज़र, हर आपके प्रोडक्ट को, हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को स्टेबलाइज़र की ज़रूरत रहती है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज पे, एम्पियर पे काम करते हैं। उससे अगर कम ज़्यादा होगा तो वो प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। तो उस कंडीशन पर हम घर में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए तो स्टेबलाइज़र नहीं ले सकते। तो उसका एक दूसरा तरीका होता है कि हम हमारे पूरे घर के लिए एक सिंगल स्टेबलाइज़र ले लें।
हो, अच्छी बात है, आप ले सकते हैं, लगा सकते हैं। पर उसका एक लॉस ये है कि जो बड़े बड़े स्टेबलाइज़र आते हैं जो कि पूरे आपके घर के वोल्टेज को, पावर को कंट्रोल करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो स्टेबलाइज़र पहले तो महंगे भी आते हैं। महंगे आने के साथ साथ क्या होता है कि जो भी स्टेबलाइज़र होता है वो जो आपके जो आउटपुट सप्लाई है और उसको मैनेज करने के लिए खुद पावर सप्लाई खुद भी कंज्यूम करता है, खुद भी यूज़ करता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका बिजली का बिल बढ़ सकता है। तो हो सकता है क्योंकि आपके घर में कंटिन्यू फ्रिज या कोई भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चलती रह रही हैं, उसमें वो रेगुलेट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए वो स्टेबलाइज़र कंटिन्यू काम कर रहा है और खुद भी बिजली कंज्यूम कर रहा है, तो आपका बिजली का बिल बढ़ सकता है। तो इसलिए मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि पूरे घर के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो पर यहाँ पे आपका जो भी एसी है, आपका जो फ्रिज है, जो भी आजकल एलईडी टीवीज़ आते हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं, उनके लिए स्टेबलाइज़र ज़रूर यूज़ करें। ठीक है, अभी मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग टू आपको स्टेबलाइज़र को देखना है और इसके अकॉर्डिंग टू आपको स्टेबलाइज़र परचेस करना है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ होती है कि जब भी आप स्टेबलाइज़र ले रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि जो वो उसका जो आउटपुट रेंज दे रहा है, जो बोल रहा है, वो आनी चाहिए। क्योंकि मैं किसी ब्रांड की बात नहीं करूँगा, क्योंकि कई ऐसे लोकल प्रोडक्ट होते हैं जो कि लिख के देते हैं कि उनका जो वोल्टेज आउटपुट सप्लाई 240 वोल्ट 230 वोल्ट है, पर वो एक्चुअल में उतना देता नहीं, फ्लैक्चुएट ज़्यादा होता है। और वो लिख देंगे कि मेरा 150 पे और 280 तक काम करेगा, पर एक्चुअल में करता नहीं है। तो आप ये चीज़ अच्छा क्या कि जो भी स्टेबलाइज़र लें अच्छी कंपनी का लें। सबसे पहले हम जब स्टेबलाइज़र लेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे, इनपुट रेंज। इनपुट रेंज मतलब वो स्टेबलाइज़र कितने पावर सप्लाई पे भी वो आपके प्रोडक्ट को आउटपुट मतलब एक वोल्टेज सप्लाई करता रहेगा। मैं अभी यहाँ पे कंसीडर करता हूँ 150 लो वोल्टेज और 300 हाई वोल्टेज। ठीक है, मान लीजिए मेरा जो एसी है उस पर स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन लिखा है, और उसको जब मैंने ध्यान से देखा तो उसमें कंपनी ने लिखा है कि ये आपका जो एसी है 180 और 270, मतलब अगर आपके यहाँ लो वोल्टेज 180 आता है या आपके यहाँ हाई वोल्टेज 270 आता है तो भी आपका एसी स्मूथ काम करता रहेगा। तो उस कंडीशन में जो स्टेबलाइज़र लूँगा तो वो उस टाइम में उसका लो वोल्टेज थोड़ा कम होना चाहिए। लाइक अगर आपका एसी का 180 है तो मैं उस टाइम में वो अपना जो भी मेरा स्टेबलाइज़र होगा उसका मैं लो वोल्टेज 150 कंसीडर करूँगा, और मेरा जो एसी है वो 290 तक चल सकता है तो मैं हाई वोल्टेज में 300 या 310 कंसीडर करूँगा। तो मैं इस बात को जब भी लूँगा तो मैं इस बात को ध्यान रखूँगा जो कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसका स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन जो लिखा है उस बीच रेंज में, वो उसकी बीच की रेंज क्या है। मैं अपना स्टेबलाइज़र जो लूँगा वो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज को जो मेरा प्रोडक्ट है उसका लो वोल्टेज हाई वोल्टेज के सपोर्ट के हिसाब से मैं थोड़ा लो वोल्टेज कम और हाई वोल्टेज ज़्यादा वाला स्टेबलाइज़र लूँगा। स्टेबलाइज़र लेते टाइम मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसका आउटपुट क्या जाएगा, वो आउटपुट कितना देगा। तो हमको जब भी स्टेबलाइज़र लेंगे उसमें हम लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज देखेंगे। जो लो वोल्टेज है, जो हाई वोल्टेज है, उस बीच में आपका डिवाइस भी चल रहा है और आपका जो स्टेबलाइज़र है उस वोल्टेज को रेगुलेट करके, कंट्रोल करके, चाहे आपके यहाँ वोल्टेज 150 आए तो भी वो आपकी एसी को 230 का वोल्टेज सप्लाई करता रहेगा, या फिर आपके यहाँ वोल्टेज 290, 300, 310 आता है जो कि उसका रेंज है, तो वो उस कंडीशन में भी आपके जो प्रोडक्ट है जो एसी है 230 वोल्ट सप्लाई करता रहेगा जो कि उसका आउटपुट रेंज है। पर इन केस क्या होगा कि आपका पावर सप्लाई उसकी रेंज से नीचे या ऊपर जाता है तो फिर क्या होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी आपका स्टेबलाइज़र है वो आपकी पावर सप्लाई को कट कर देगा। मान लीजिए मेरे स्टेबलाइज़र की स्टार्टिंग रेंज मतलब लो वोल्टेज की रेंज 150 है और मेरे यहाँ 140 वोल्टेज आ रहा है तो वो पावर सप्लाई काट देगा। सेम कंडीशन अगर मान लीजिए मेरे यहाँ मेरा जो स्टेबलाइज़र है हाई वोल्टेज में 300 वोल्टेज को सपोर्ट करता है तो उससे ऊपर आएगा तो पावर सप्लाई वो काट देगा। तो हमको जो हमारा स्टेबलाइज़र है वो पावर सप्लाई बंद करके भी हमारे प्रोडक्ट को
ख़राब होने से बचाता है, जो कि स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। चाहे लो वोल्टेज आ जाए चाहे हाई वोल्टेज आ जाए, पावर आपके जो डिवाइस होगा एसी होगा उसको पावर सप्लाई मिलता रहेगा, उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और क्या जब आपके यहाँ वोल्टेज इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है और उस फ्लक्चुएशन में आपका डिवाइस काम कर रहा है, भले कंपनी ने लिखा है, पर हो सकता है कि वो डिवाइस आपका जो उसकी लाइफ है वो कम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, सिटी में चलाते हैं, बार बार ब्रेक लगाते हैं, क्लच दबाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका माइलेज भी गिरता है, आपके इंजन पे भी जोर पड़ता है, आपके टायर पे भी फ़र्क पड़ता है, तो हर चीज़ उसका परफॉर्मेंस गिरता है, उसकी लाइफ गिरती है। वही गाड़ी जब हम हाईवे पे चला रहे हैं और एक सर्टेन स्पीड में 90-100 पे चले जा रहे हैं आराम से, या 80 पे चले जा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी का माइलेज भी बढ़ता है और अब गाड़ी का परफॉर्मेंस भी अच्छा आपको मतलब लाइफ भी बढ़ती है। सेम कंडीशन आपके इक्विपमेंट पे, अगर वो स्टेबलाइजर जो है वो सर्टेन ऑफ अमाउंट को वोल्टेज को कंट्रोल करके और एक सिंगल वोल्टेज जो आपके डिवाइस को दे रहा है, चाहे मतलब वो नॉर्मली रेंज होता है 220 से 240 तक में, तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि 230 वोल्टेज वो आपको डिवाइस को दे रहा है। तो जब आपको डिवाइस को एक अच्छा वोल्टेज हमेशा मिलता रहेगा तो जाहिर सी बात है वो डिवाइस की लाइफ बढ़ेगी और अच्छा काम करेगा। तो ये भी एक फ़ायदा है स्टेबलाइजर का। अब दूसरा हमारा पॉइंट होता है वो है करंट कैपेसिटी। क्या होता है कि जब भी आप स्टेबलाइजर लेने जाओ तो उस कंडीशन में आपको ये ज़रूर देखना है कि जो आपका एसी, फ्रिज या जो भी टीवी है वो किस करंट पे चलता है। करंट को नॉर्मली हम एम्पियर में देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मेरा एसी है वो 5 एम्पियर करंट पे चलता है, तो अगर वो 5 एम्पियर करंट पे चलता है तो मैं जो स्टेबलाइजर लूँगा वो मैं ऐसा लूँगा कि एटलीस्ट वो 7 एम्पियर या 8 एम्पियर पे चले, सेम एम्पियर पे ना रहे। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जो भी आपके डिवाइस होते हैं कभी कभी वो पावर थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे आपके यहाँ कूलिंग, आपके यहाँ रूम बहुत गर्म है, उसको जल्दी से कूल करना है, तो उस कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा पावर सप्लाई यूज़ करेगा और वो आपको रूम को जल्दी से कूल करेगा। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम स्टेबलाइजर लेंगे उसका जो पावर है, जो मतलब करंट है, अगर मेरा डिवाइस का 5 एम्पियर का करंट है तो जो मैं वोल्टेज लूँगा एटलीस्ट 6 या 7 एम्पियर का तो होना ही चाहिए, ठीक है। और यही वोल्टेज जो होता है ये ओवरलोड से रिलेटेड रहता है। मतलब मान लीजिए मेरा एक एसी है वो जो कि 6 एम्पियर पे चलता है और सडनली मैंने नोटिस किया कि 8 और 9 एम्पियर पे चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो उसके एसी के जो पीसीबी बोर्ड होंगे, कंप्रेसर होंगे, वायरिंग होंगी, वो ख़राब हो सकती है। उसमें वो गर्म ज़्यादा हीट हो जाएगा और गर्म हो जाएगा, इससे वो आग लग सकती है या ख़राब हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, भले उसमें किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम थी पर उसके वजह से वो क्या हुआ कि आपका पूरा प्रोडक्ट जल गया और ख़राब हो गया और उसमें फिर आपको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो जो स्टेबलाइजर होता है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है, इसको हम लोग ओवरलोड कहते हैं। मान लीजिए आपकी डिवाइस को 5 एम्पियर की ज़रूरत है और वो 7, 8, 10 एम्पियर ले रहा है, इसका मतलब वो ओवरलोड हो रहा है किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो इस कंडीशन में जो भी आपका स्टेबलाइजर होगा वो देख लेगा कि इसको ये जो डिवाइस है ज़्यादा वोल्टेज ले रहा है और वो उस पावर सप्लाई को काट देगा। इससे क्या होगा, आपका डिवाइस जो है वो जलने से या कोई प्रॉब्लम होने से बच जाएगी, ठीक है। अब एक वो ओवरलोड को मैं आपको एक सरल भाषा से समझाता हूँ। जैसे कि आपके जो भी पानी वाली मोटर होती है, आपके घर में जो पंखे लगे रहते हैं वो नॉर्मली बेरिंग पे काम करते हैं, बेरिंग पे उनका पंखा घूमता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर वो बेरिंग ख़राब हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो भी आपका मोटर है, पंखा है, वो ज़्यादा उसको चलने के वो ट्राई करता है और चलने के लिए उसको क्या ताकत ज़्यादा लगती है, तो वो पावर ज़्यादा लेता है, वो करंट ज़्यादा लेता है। तो मान लीजिए आपका पंखा जो है वो 1 एम्पियर पे चल रहा है और फिर उसको बेरिंग ख़राब हो गई तो 2 और 3 एम्पियर लेता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका पंखा गर्म होकर जल जाता है। तो क्या होता है कि आपके पंखे में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी बेरिंग की, पर उसकी वजह से आपका पूरा पंखा जल गया या आपकी पूरी मोटर जल गई। अगर उस पंखे में, उस मोटर में स्टेबलाइजर लगा होता तो क्या होता, तो स्टेबलाइजर को पता होता कि ये मान लीजिए 1 एम्पियर पे चलता है, तो वो क्या करता, 2 एम्पियर पे या 3 एम्पियर पे जाता, तो वो क्या करता, वो पावर सप्लाई को बंद कर देता। तो जब वो पावर सप्लाई को बंद कर देता तो क्या इस कंडीशन में जब बार बार बंद करता तो आपको पता चल जाता या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप चेक करते और उसकी बेरिंग चेंज करते थे। तो इससे क्या होता है कि आपका पूरा पंखा जलने से बच जाता या पूरी मोटर जलने से बच जाती, तो इससे आपका पैसा बच जाता। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपके यहाँ अगर स्टेबलाइजर लगा रहेगा
सो जो भी आपके यहाँ ओवरलोड प्रॉब्लम होगी उससे आपका डिवाइस कैसे बच जाएगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से कभी काल क्या होता है, पूरा डिवाइस या पूरा प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है या हमको ज़्यादा पैसे खर्चे करने पड़ जाते हैं। पर अगर उसको हमको प्रोटेक्शन मिल जाए और हम उसको स्टार्टिंग में चेक कर लें कि इसका क्या प्रॉब्लम है, उससे उस प्रोडक्ट को उस पार्ट्स को चेंज कर दें, तो हमारा बहुत सारा पैसा बच जाता है, हमारा पूरा डिवाइस प्रोडक्ट ख़राब होने से बच जाता है। तो ये होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन। और जब भी आप एक बात को ध्यान रखें कि जब भी वोल्टेज आप स्टेबलाइजर ले रहे हैं तो उसका आउटपुट वोल्टेज भी चेक करें ना। तो जो भी यहाँ जो भारत का स्टैंडर्ड है, यहाँ पे मोस्टली जो डिवाइसेस जितने भी डिवाइसेस चलते हैं 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट के बीच में ही चलते हैं। मतलब जो भी जो डिवाइसेस होते हैं वो, और उनका जो वोल्टेज रहेगा 240 से लेकर 220 से लेकर 240 वोल्टेज रहेगा और 50 हर्ट्ज पे उनकी फ्रिक्वेंसी रहेगी। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी आप स्टेबलाइजर ले रहे हैं उसका आउटपुट सप्लाई कितना है। तो नॉर्मली जो भी अगर आप आजकल जो भी स्टेबलाइजर आते हैं, अगर आप एसी के लिए जाएंगे, फ्रिज के लिए जाएंगे या फिर टीवी के लिए जाएंगे, तो वो नाम से ही बिकते हैं कि ये स्टेबलाइजर टीवी के लिए, स्टेबलाइजर फ्रिज के लिए और स्टेबलाइजर एसी के लिए हैं। तो आप केवल ऐसा नहीं है कि ये स्टेबलाइजर एसी के लिए और मैंने इसको ले लिया। आपको उस बात को ध्यान रखना है कि भाई जो स्टेबलाइजर है वो किस हिसाब से 1 टन एसी के लिए, 1.5 टन एसी के लिए, 2 टन एसी के लिए, ठीक है, ये आपको देखना है। और जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं, इनपुट रेंज क्या है, आउटपुट रेंज के आउटपुट वोल्टेज कितना मिलता है, ठीक है, और आपको जितने भी ये ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, ये सब प्रोटेक्शन देता है कि नहीं देता है। तो ये सब बातें देख के आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है, जो भी स्टेबलाइजर लेना है वो लेना है। और हमेशा अच्छी कंपनी का लें, क्योंकि जो अच्छी कंपनी का स्टेबलाइजर होता है वो खुद को जो उस पावर को रेगुलेट करता है, जो उसको मैनेज करता है, उसके लिए वो ज़्यादा खुद वोल्टेज यूज़ नहीं करता। जो अपन लोकल ऐसे प्रोडक्ट होते हैं उनका दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो जितना लिखते हैं उतना पावर आउटपुट हमको मिलता नहीं। जैसे 220 से 240 लिख के रखा है तो वो कुछ भी फ्लक्चुएट होगा, वो प्रॉपर उतना मिलेगा नहीं। और उन्हें जो लो और हाई वोल्टेज का रेंज दे के रखा, उस रेंज में भी वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो खुद इतना पावर कंज्यूम करेगा कि आपका जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा है। तो हमें हमेशा ऐसा स्टेबलाइजर लेना चाहिए जिसका इनपुट रेंज अच्छी हो, आउटपुट वोल्टेज अच्छा दे रहा हो, ओवरलोड प्रोटेक्शन हो, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हो। हाँ, तो ये सब बातें हमको ध्यान में दे के रखना चाहिए। और जो आपका स्टेबलाइजर है वो खुद को जो आपका वोल्टेज है या जो भी पूरे सब चीज़ को मैनेज करा, उसको मैनेज करने में कम से कम पावर ले, तो इससे आपका बिल भी कम आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आज मैंने आपको स्टेबलाइजर के बारे में बताया, तो आपको पता चल गया होगा कि जो भी महंगे डिवाइस लेते हैं, अगर उस पर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन या उससे रिलेटेड कुछ लिखा हो तो उसमें आपको स्टेबलाइजर क्यों लगाना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो जितने भी क्वेरीज़ हैं उनका आंसर दे सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।